नमस्कार, अजय चतुर्वेदी। आज हम लोग चर्चा के लिए फिर से आपके सामने मुखातिब हैं। हमारे समक्ष कांग्रेस के वरिष्ठ नेता प्रवक्ता वैभव त्रिपाठी जी हैं। वैभव जी, राहुल गांधी की न्याय यात्रा पूरी हो गई। पहले चरण में उन्होंने कन्याकुमारी से कश्मीर तक की यात्रा की, दूसरे चरण में उन्होंने मणिपुर से मुंबई के धारावी तक उन्होंने यात्रा की और उन्होंने बताया भी कि ये यात्रा उन्होंने मजबूरी में करनी पड़ी उनको। जो स्थान उन्होंने चुने उसके बारे में भी उन्होंने शिवाजी पार्क में बहुत कुछ बताया है। इस न्याय यात्रा से आपको क्या लगता है कि कांग्रेस को, इंडिया को क्या कुछ हासिल होने जा रहा है? देखिए, स्पष्ट है कि जो यात्रा हुई वो जनता के बीच जाके जनता की बातों के लिए हुई। भारत जोड़ो यात्रा जो पहले शुरू की गई कन्याकुमारी से कश्मीर तक, और न्याय यात्रा भी अगर उसमें जोड़ दें लगभग 10,000 किलोमीटर की वो यात्रा दोनों मिला के हुई। और ये इसलिए हुई क्योंकि सरकार बोलने नहीं देती है, मीडिया को कब्जे में रखती है। तो राहुल गांधी ने कहा कि सीधे जनता के बीच जाके उनके मुद्दों पे हम बात करें। तो जब जनता के बीच हम जाके बात करते हैं तो जनता की बातें पता चलती हैं। एक छोटी सी बात मुझे याद आ रही है, प्रधानमंत्री जी बनारस आए थे। उन्होंने कहा कि जाम बनारस में नहीं लगता, और आप जानते हैं सुबह बनारस शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस। तो क्यों? मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं, लेकिन प्रधानमंत्री जी को वास्तविक स्थिति का ज्ञान नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि वो पब्लिक के पास नहीं है। वो अपने प्रोटोकॉल में आते हैं, जब वो आते हैं तो शहर के तमाम रास्तों को ब्लॉक कर दिया जाता है, तो उनको जाम कहां दिखेगा? शहर के रेहड़ी पटरी वालों को, जो गरीब लोग हैं अपना जीविकोपार्जन के लिए सड़क पर दुकानें लगाते हैं, उनको उठा के फेंक दिया जाता है, तो उनको नहीं पता। मैं अब आता हूं कि पूरे भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा में जो जनता से राहुल गांधी को फीडबैक मिला, जनता ने कहा बहुत महंगाई, जनता ने कहा बहुत बेरोजगारी है, जनता ने कहा भ्रष्टाचार बढ़ता जा रहा है, जनता ने कहा कि महिलाओं पे अत्याचार हो रहा है और सरकार उसमें संलिप्त है। इन सभी मुद्दों को उन्होंने उठाया। इस यात्रा के ही अगले क्रम में जब भारत जोड़ो न्याय यात्रा की शुरुआत हुई तो मणिपुर से ये यात्रा शुरू होती है और महिलाओं के न्याय की बात करते हैं राहुल गांधी। मणिपुर की बहनों को जैसे नग्न परेड कराया गया और वहां के मुख्यमंत्री ने ऑन रिकॉर्ड स्टूडियो में कहा कि ये इकलौता मामला नहीं, ऐसे हजारों मामले। बावजूद इसके ना केंद्र सरकार, ना गृह मंत्रालय, ना ही प्रधानमंत्री जी उस पर कोई टिप्पणी नहीं करते हैं। अभी एक बयान को लेकर प्रधानमंत्री जी, वही मैं आना चाह रहा था आपसे कि आपने मणिपुर का मसला उठाया। मणिपुर की घटना का जिक्र बार बार राहुल गांधी ने अपनी न्याय यात्रा के दौरान किया, और इस न्याय यात्रा की शुरुआत उन्होंने मणिपुर से ही की, जहां के बारे में सत्ता पक्ष की तरफ से, दिल्ली की सत्ता की तरफ से एक शब्द भी नहीं बोला गया। वहीं जब राहुल जी ने अपनी यात्रा का समापन किया मुंबई के शिवाजी पार्क में, तो उन्होंने एक शक्ति शब्द का प्रयोग किया। उन्होंने बताया कि हिंदू धर्म में एक शक्ति शब्द है जिससे वो लड़ रहे हैं। अगले दिन प्रधानमंत्री तत्काल उस शक्ति शब्द को पकड़ते हैं और उसको नारी शक्ति से जोड़ देते हैं। जी, राहुल गांधी मणिपुर से न्याय यात्रा निकालते हैं और वहां जो कुछ भी नग्न तांडव हो रहा था उसका उल्लेख भी करते हैं अपनी न्याय यात्रा के दौरान। सिविल वार की भी बात करते हैं वो। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री जी नारी शक्ति को केंद्र में ले आकर के उस शक्ति का विरोध करते हैं और कहते हैं कि मैं उससे लड़ने के लिए तैयार हूं। इन दोनों शक्तियों के बीच में आप किस तरह से राहुल गांधी को और प्रधानमंत्री को देखते हैं? देखिए, राहुल गांधी जी ने जो शक्ति कही वो सत्ता की ताकत को कहा।
जहां तक मैं कुछ डिबेट्स में था तो वहां ये हुआ कि हिंदू धर्म में शक्ति, ये जी। बात कहा था। जी। तो वो इस वजह से कहा था क्योंकि जो बहुतायत जनमानस था उनके सामने शिवाजी पार्क में, जी। बहुलता उनकी है। जी। जब वो हिंदू धर्म के लोगों से अन्य धर्म के भी लोग थे, तो जो बड़ा धर्म, जो बड़ा समुदाय देश का है, उसको एड्रेस वो कर रहे थे, तो इसलिए कहा कि हमारे हिंदू धर्म में जी। शक्ति है, शक्ति कहते हैं, और जो सत्ता की शक्ति है हम उससे लड़ रहे हैं। अब इस पे जब आते हैं कि शक्ति, प्रधानमंत्री जी शक्ति की बात करते हैं, तो उनको याद करना चाहिए कि वन गमन में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम भी एक शक्ति के खिलाफ लड़ रहे थे, जी। और वो शक्ति सत्ता की थी, सबल थी, सक्षम थी। इसीलिए विभीषण ने कहा, रावण रथी बिरथ रघुवीरा, देख विभीषण भय अधीरा। तो क्या था, एक तरफ उसके पास सब कुछ थी, सैन्य ताकत थी, एक से एक महाबली योद्धा थे, और दूसरी तरफ बिरथ रघुवीरा, जिसके पास रथ तक नहीं था। ठीक बात है। आज बिल्कुल वही दौर है, आज बिल्कुल उसी तरीके से देखने को मिल रहा है कि एक तरफ सत्ता की ताकत है, शक्ति है, आपताइयों की फौज है, अत्याचार बढ़ता जा रहा है, दूसरी तरफ जनता जो नारायण का ही रूप है, उस जनता को न्याय दिलाने के लिए एक योद्धा पूरे देश में भ्रमण करके उनके मुद्दों की बात कर रहा है। एक बात आप कह रहे हैं कि आपने एक उदाहरण दिया रामायण काल का, लेकिन उसी हिंदू धर्म में शक्ति का जो प्रयोग किया जाता है, आप खुद काशी के रहने वाले हैं, बाबा विश्वनाथ के दरबार में आप भी हाजिरी लगाते हैं, तो यहाँ जब भी शिव का नाम लिया जाता है तो शिव के साथ शक्ति को जोड़ा जाता है। संभवतः प्रधानमंत्री ने उसी शक्ति का प्रयोग किया है। मैं जो कहना चाह रहा था कि शिव शक्ति, राम की भी शक्ति थी, आसुरी प्रवृत्तियों की भी शक्ति थी, तो हर जगह शक्ति तो अलग अलग कई रूप हैं। सनातन की ही बात करें तो हमारे धर्मशास्त्रों में शक्ति कई प्रकार की है, शिव शक्ति भी है, सत्य की भी शक्ति है, मर्यादा की भी शक्ति है, और आसुरी शक्ति भी है। तो जो मूल बात थी वो, अब आते हैं कि प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे थे कि नारी शक्ति है, जी। हाँ भी मानते हैं नारी शक्ति है, लेकिन क्या प्रधानमंत्री जी मणिपुर की वो बहनें उस शक्ति का रूप नहीं थी जिन पे आप बात नहीं करना चाहते? BHU IIT आपके संसदीय क्षेत्र बनारस में जिस बालिका के साथ आपके दल के गुंडों ने बंदूक की नोक पे गैंगरेप किया, वो शक्ति स्वरूपा नहीं थी। आप तब से 3 बार बनारस आ चुके हैं। एक बार तो जब आए तो उन बलात्कारियों को अगल बगल खड़ा करके आपने फोटो तक खिंचवाई और उनको पदोन्नत करके मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार का जिम्मा दे दिया। तब वो शक्ति स्वरूपा नहीं थी, लेकिन 3 बार आने के बाद आप एक बार गए क्या उस शक्ति स्वरूपा उस बेटी के यहां उसकी कुशल क्षेम जानने? नहीं गए। आप कहते हो कि उस नारी के लिए, उस शक्ति के लिए मैं जान लुटा दूंगा। अरे आप जान नहीं लुटाइए, आपसे उम्मीद नहीं, आप जो बोलते हैं सिर्फ झूठ बोलते हैं। आप तो ये बताइए कि मणिपुर की उस शक्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है, BHU IIT की उस शक्ति के बारे में आपका क्या ख्याल है? संदेश खाली आप जाते हैं, बिल्कुल अच्छा है, अच्छा लगा। वहां जिन बहनों के साथ दिक्कत है, समस्याएं हैं, उनसे उनको बल मिलेगा, हम यही कह रहे हैं। लेकिन आप मणिपुर भी जाइए, मैं ये चाहता हूं कि BHU IIT की उस बालिका के साथ भी आप खड़े होइए, तब ये जनता माने कि नहीं आप जो कह रहे हैं उसमें दम है, क्योंकि आप देख रहे हैं प्रत्यक्ष हार, इस वजह से आप अकबक अकबक करने लगे हैं। बाबू जी, आपने जिन बातों का जिक्र किया, BHU का भी आपने जिक्र किया, तो BHU में जो कुछ भी हुआ उसके बाद से ये तर्क भी सामने आया है, ये चीजें भी सामने आई कि जो भी अपराधी थे, आरोपी थे, उनको गिरफ्तार भी कर लिया गया, 2 महीने तक बचाया भी गया।
उन अपराधियों को 2 महीने तक बचाया किसने? भाजपा की सरकार, डबल इंजन की वो सरकार, योगी की सरकार ने बचाया। और उस गैंग रेप के बाद जब 4-5 दिन में ही वो चेहरे आइडेंटिफाई हो गए थे, बावजूद इसके उनको आपके दल ने प्रमोट कर दिया। जो विधानसभा का पदाधिकारी था उसको महानगर का पदाधिकारी बना दिया। आपने बलात्कारियों को प्रमोट करके उनके बलात्कार को और मतलब उनके दुष्चरित्र को सम्मानित करने का काम किया। मतलब आप जिस तरह से अपनी बात को रख रहे हैं, वैसे ऐसा लगता है कि जिस नारी शक्ति का इस्तेमाल प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, वो उसको आप एकदम से पलटने की भूमिका भी दिखाई दे रही है। प्रधानमंत्री जी बरगला ही रहे। क्यों? प्रधानमंत्री ने नारियों के लिए 33% का 30% का आरक्षण दिया। जब आप यही तो बात ही कह रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी की वो जो छवि है, आज से 10 साल पहले अगर जाएंगे तो जो प्रधानमंत्री जी बोलते थे तो जनमानस में ये था कि अच्छा नेता है, कुछ करने की बात कह रहा है। लेकिन 10 साल बीत जाने पे आपने कुछ किया ही नहीं, तो अब लोग कहते हैं यार ये बोलते रहते हैं, जो बोला वो कभी नहीं किया। और बात आपने 33% आरक्षण की थी। मैं आपको बता देता हूं कि अगर नारियों के प्रति इनके मन में सम्मान होता, आरएसएस की शाखा में एक भी महिला का प्रवेश वर्जित है। ये महिला विरोधी भाजपा का चरित्र है। और अगर इनको नारियों को सम्मान देना होता, आरक्षण का लाभ देना होता, तो ये उस आरक्षण में एक क्लॉज नहीं डालते। मोदी जी ने महिला आरक्षण तो पास कराया, लेकिन उसमें एक ऐसा शर्त लगा दिया जिससे आने वाले 10 साल 15 साल बाद वो लागू हो पाएगा, डिलिमिटेशन। अगर वो नहीं करते तो महिलाओं को तुरंत, तो शक्ति के प्रति अगर आपके मन में सम्मान होता, उनके लिए आप कुछ करना चाहते, तो कहते आज से अभी से 33% आरक्षण लागू। कांग्रेस ने इस बात के लिए समर्थन आपका किया, कांग्रेस ने उस शर्त का विरोध भी किया, लेकिन आप कहते क्या है कि हमने तो किया। आपके पास 10 वर्षों के बाद कोई ऐसा मुद्दा नहीं है जिसको आप कहो जितने आपने वादे किए थे वो सारे वादे पे आप मुकर गए हैं। मैंने इस नारी शक्ति का जो जिक्र किया है प्रधानमंत्री जी ने, उसे आप पूरी तरह से खारिज कर रहे हैं। बिल्कुल कपोल कल्पित बातें हैं, मिथ्या प्रलाप है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। नरेंद्र मोदी जी ने एक ऐसा काम बता दे जो उन्होंने नारियों के लिए किया हो। इनके दल के सांसद बलात्कार में शामिल, उनके खिलाफ नहीं, विधायक बलात्कार में शामिल, काम नहीं। अभी लेटेस्ट मामला है कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा, पास्को एक्ट में उनके खिलाफ मुकदमा दायर हुआ है। एक छोटी बच्ची के साथ रेप करने की इनका आरोप है। ये इनका चरित्र है। नारियों के प्रति इनके मन में कोई सम्मान नहीं है। नहीं तो ये नारियों के उस व्यथा को समझते कि नारियों को घर चलाना बहनों को बड़ा कष्टप्रद हो गया है, क्योंकि 400 का सिलेंडर 1200 हो जाता है। 10 साल की लूट करती है सरकार, और चुनाव में हार जब देखती है तो 100 रुपए की छूट देती है सरकार। तो अगर उसके लिए आप सोचते हैं तो जो राहुल गांधी ने नारी शक्ति को न्याय देने की बात की, महंगाई में कम राहत देने की बात की, उन्होंने कहा कि नारियों को 1 लाख रुपए सालाना हम देंगे, तो उसका आप विरोध नहीं करते, आप उसका विरोध करते हैं। आपके मन में है कि जितना पैसा हो अडानी अंबानी जैसे धन्ना सेठों को दिया जाए, महिलाओं को, गरीबों को, युवाओं को ये पैसे नहीं मिलने चाहिए। एक बात यहां मैं और पूछना चाहूंगा, न्याय यात्रा को लेकर के जब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में पहुंचे थे, उस समय बसंत पंचमी का शायद अवसर था, और आमतौर पर आसपास के पूर्वांचल के जिलों में ये अक्सर ये देखा जाता है कि बसंत पंचमी के दिन जब मां सरस्वती की प्रतिमा का विसर्जन होने लगता है, विसर्जन के लिए जब लोग निकलते हैं, तो कुछ युवा नाचते गाते डीजे पर चले जाते हैं, जिसको कि राहुल गांधी ने ये कहा कि ये नशे में धुत थे। देखिए, नशा, बेरोजगार युवा जो होता है वो ऐसी चीजों में संलिप्त हो जाता है, ये सामान्य सी बात है। लेकिन
राहुल गांधी ने उस बात को उठाया था कि जो युवा बेरोजगार है वो क्या कर रहा है, तो उसको रोजगार चाहिए। जब उसको रोजगार मिलेगा तो वो अपने काम में लगा रहेगा, तो उसके पास इन चीजों के लिए समय नहीं होगा कि वो नशाखोरी करे, कुछ गलत लत में पड़े। लेकिन होता क्या है, प्रधानमंत्री जी उसको नशे से जोड़ देते हैं, बेरोजगारी वाले उस मुद्दे पे पर्दा डाल देते हैं। अब यही की बात है, एक पुलिस वाला नशे में वर्दी लगा रही है, ये सरकार की नाकामी में आता है। जी जी। एक व्यक्ति को गोली मार देता है, एक शिक्षक को। अब सोच लीजिए कि एक शिक्षक और एक पुलिस वाला। वो शिक्षक भी आपने ठीक मुद्दा उठाया, वो शिक्षक भी शिक्षा जगत के लिए युवाओं ने जो परीक्षा दी है उनकी उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन के लिए या वो कापियां लेकर के जगह जा रहे थे। माने ये भी जिस तरह से पेपर लीक का मामला आया था, ठीक उस तरह से है कि मूल्यांकन की कापियों को लेकर के जा रहा था वो दल, और उसमें भी एक नशे की बात आई। वो पुलिसकर्मी खुद नशे में था जैसा रिपोर्ट में आ रहा है, और जो विवाद हुआ वो भी एक छोटे नशे के लिए ही हुआ। बिल्कुल। तो अब इस बात को तो मोदी जी ये बताएं कि जो आप राहुल गांधी की उस बेरोजगारी की बात को नशे से जोड़ दिया आपने कि नशाखोर, मेरे काशी के बच्चों को नशाखोर कहा। अरे आपके काशी के बच्चे जो आपकी संगठन में, आपकी शाखाओं में जाते हैं, वो गैंग रेप करने लग रहे हैं और आप उनको प्रोन्नत करके प्रोत्साहन दे रहे हैं गलत गतिविधियों के लिए। आप बताइए कि आपके सरकार में, यूपी सरकार में जो पुलिस वाला है वो नशे में कैसे चल रहा है? ये तो आपकी सरकार की विफलता है, और नशे में वो गोली मार देता है। ये आपके जो डबल इंजन की बात करते हैं वो विफलता है उसकी। आप पुलिस की व्यवस्थाओं को दुरुस्त नहीं चला पा रहे हैं, इस वजह से ये घटना हुई है और एक शिक्षक की जान चली गई। हालांकि इस पर तो यहाँ के पुलिस कमिश्नर का भी बयान आया है, उन्होंने खेद जताया है, डीएम ने भी खेद जताया है, उनको सरकार की तरफ से भी इस तरह की बातें की जा रही। खेद जताना, घटना होने के बाद खेद जता के आप क्या मिलेगा? पुलिस सुधार की बात, प्रधानमंत्री की एक बात मुझे याद आती है कि एक पुलिस एक वर्दी, उस वर्दी से हो जाना है क्या? पुलिस में सुधार होना चाहिए। मैन पावर की भारी कमी है, वो होना चाहिए कि भर्ती की जाए, जिससे आज की स्थिति यह है कि लगभग 1.25 लाख लोगों पे एक कांस्टेबल है, एक आदमी से वो संभलेगा। तो जो भारी मैन पावर की कमी है उसको पूरा करने के लिए भर्ती होनी चाहिए, उससे युवा को रोजगार भी मिलेगा और पुलिस सुधार भी होगा। आप उस पर नहीं बात करते, एक वर्दी की बात कर देते हो। आपको हर जगह एक का बड़ा वो है, क्योंकि मोनोपोली चाहिए। एक कारपोरेट अडानी, एक नेशन एक इलेक्शन, मतलब एक ही जगह सारे, मतलब आप चाहते हैं कि जो लोकल मुद्दे हैं वो गायब हो जाए। आपने एक नेशन एक इलेक्शन की बात की, जो कि बीजेपी उसकी पक्षधर है, बहुत जोर शोर से इसकी एक रिपोर्ट भी सरकार को सबमिट कर दी गई है, एक नेशन वन इलेक्शन। लेकिन अभी हाल ही में जो चुनाव की घोषणा हुई है, 7 चरण की बात की गई, तो उसमें और उसके साथ जम्मू कश्मीर का भी मसला उठाया गया और ये कहा गया कि वहां पर चुनाव आयुक्त ने कहा कि इतनी जो सिक्योरिटी चाहिए वो वहां उपलब्ध नहीं हो पा रही है, इसलिए हम उसको बाद में करेंगे। ये अपने आप में सरकार और इलेक्शन कमीशन का विरोधाभास है कि धरातल की स्थितियों का आकलन किए बगैर प्रधानमंत्री कुछ भी बोलते हैं। मैंने आपको बताया जाम, आपको पता ही नहीं है धरातल में क्या है। सुबह बनारस, शाम बनारस, दिन भर रहता जाम बनारस, ये नारा है भाई। लेकिन उनको ये भी नहीं पता है कि संघीय ढांचे की बात करते थे ये वही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी हैं जो मुख्यमंत्री रहते हुए जीएसटी के लिए संघीय ढांचे की बात करते थे, और आज उसी संघीय ढांचे को तोड़ने के लिए ये कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। और इससे एक चीज और होगी कि हार्स ट्रेडिंग बढ़ जाएगी। अब जब एक साथ सारे देश में चुनाव हो जाएगा, ये शुरू की प्रक्रियाओं में अगर आजादी के बाद की बात करें तो होता रहा है
एक साथ ही कई चुनाव हुए हैं। जी, जी। लेकिन जैसे कोई सरकार गिर गई, अल्पमत में आ गई या कुछ हो गया, तो ऐसी प्रक्रिया में जो बीजेपी का एकदम पसंदीदा चीज रहा है हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक खरीदो सरकार तोड़ो, इसको बढ़ावा मिलेगा। और कैसे आप मैनेज कर पाएंगे जहां अगर कोई सरकार गिर गई और कोई सरकार नहीं बन पाई, तो प्रधानमंत्री का ये लक्ष्य है कि जो अगर गिर जाती है तो उसको आने वाले 3-4 साल तक हम राष्ट्रपति शासन के रूप में कंट्रोल करें। अच्छी बात है। अभी इस मुद्दे पर जो रिपोर्ट्स सबमिट की गई है उसका खुलासा होने के बाद भी हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। आपने अभी व्यावहारिकता की बात की और ये प्रधानमंत्री के ऊपर ये आरोप, एक तरफ से आक्षेप आपने लगाया कि वो पब्लिक के बीच में नहीं है, इसलिए उनको बहुत सी चीजों की जानकारी नहीं होती है। वहीं आपने ये भी बताने की कोशिश की कि राहुल गांधी ने न्याय यात्रा या भारत जोड़ो यात्रा जो की थी वो पब्लिक से डायरेक्ट संवाद की स्थिति पैदा करने के लिए की थी। बहुत सारे मुद्दे राहुल गांधी ने जनता के बीच में जाकर के उन लोगों से मिलजुल करके मुद्दे बनाए, खोजे, जिसमें से एक मुद्दा जाति जनगणना का भी है, किसानों की को एमएसपी देने की बात है। एक मिनट, उसमें युवाओं को रोजगार देने, नौकरी की गारंटी देने और महिलाओं को 1 लाख रुपया, गरीब महिलाओं को 1 लाख रुपया देने की भी बात की गई है। संभवतः आज शायद आपके पार्टी की कार्य समिति की बैठक भी है और जिसमें कि घोषणा पत्र को भी मंजूरी मिलनी है, अन्य मुद्दों पर भी मिल। तो आप ये जो घोषणाएं राहुल गांधी ने गारंटी के तौर पर की हैं, उसका कितना इम्पैक्ट आप देखते हैं? नहीं, वो देखिए है क्या कि प्रधानमंत्री जी जो बातें करते हैं वो हवा हवाई करते हैं। राहुल गांधी ने जनता के बीच जाके जन मुद्दों की बात करके उनसे जो फीडबैक आया है, उनकी जरूरत क्या है, उनको कैसे, लोक कल्याणकारी स्टेट है, जो हमारा संविधान है वो लोक कल्याण की बात करता है, तो उनके लिए ही सरकार काम करती है। ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल, यही है। तो उनके लिए काम करना है, तो उनकी जरूरत क्या है? युवाओं ने कहा कि अग्निवीर से हमारा रोजगार खत्म हुआ और अग्निवीर हमारे साथ धोखा है। राहुल गांधी ने कहा अग्निवीर समाप्त करेंगे, पूर्णकालिक भर्ती करेंगे। युवाओं ने कहा कि सरकारी नौकरियां नहीं निकल रही, उन्होंने कहा जो 30 लाख पद केंद्र सरकार के हैं उसको प्राथमिकता पे तत्काल हम भरेंगे। ये युवाओं का मुद्दा हो गया, युवाओं का न्याय हो गया। युवाओं को अप्रेंटिस की बात कही, 1 लाख रुपए देंगे साल में, 1 साल की अप्रेंटिस। अब आप इससे समझिए कि अगर जो युवा पढ़ के निकला और ताज होटल में उसको अप्रेंटिस मिल गई, साल भर के लिए वो 1 लाख पाएगा, लगभग 8-8,500 रुपए। उसके बाद जब ताज से वो निकलेगा तो हर होटल वाला उसको अच्छे पैकेज में हायर कर लेगा, बिकॉज वो ट्रेंड है। जब वो ट्रेंड होगा तो उसके लिए अवसर अच्छे निकलेंगे। ये है नारी के लिए महंगाई, हमारा ये मुद्दा है, हमने करके दिखाया है। राजस्थान में 500 रुपए का गैस सिलेंडर देते थे हम, तो 500 का सिलेंडर अगर मिलेगा तो उस महिला को घर चलाने में आसानी होगी। महिलाओं को, चूंकि विकसित भारत का बात करते हैं मोदी जी और 5 किलो राशन देते हैं, विकसित भारत में यह है कि जो लोग कमजोर स्थिति में, पूरे देश विश्व की बात कर लें, जो विकसित राष्ट्र हैं वहां इस तरीके की सोशल स्कीम चलती है कि जो लोग आर्थिक रूप से कमजोर हैं उनको आर्थिक मदद हर महीने, हर साल देती है सरकारें। ठीक बात है। हम वो 1 लाख रुपए देने की बात कर रहे हैं। ठीक बात है। राहुल गांधी ने, मैं इसमें किसान वाले मुद्दे पे थे, किसानों को एमएसपी की गारंटी देने के लिए राहुल गांधी ने कहा कि स्वामीनाथन आयोग की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार हम किसानों को एमएसपी की गारंटी देंगे, कर्ज माफी के लिए एक आयोग गठित करेंगे जिससे उनकी आर्थिक स्थिति को देखते हुए पूरे देश में कर्ज माफी हो सके। इन सारी बातों का हम ख्याल रखेंगे। श्रमिकों के लिए कहा कि जैसे हमने गरीब गांव के मजदूरों के लिए मनरेगा चलाया, अर्बन एरिया में भी हम एक ऐसी व्यवस्था बनाएंगे कि उनको अर्बन मनरेगा के रूप में भी उनको काम मिलेगा और उनको जो डेली वेज है वो 400 रुपए फिक्स करेंगे। ठीक बात है। आपने इतनी सारी चीजें गिनाई। आपने जो युवाओं को रोजगार देने की बात की, उसमें राहुल गांधी ने एक और कड़ी जोड़ी है
स्टार्टअप के लिए 5,000 करोड़ का एक फंड होगा और हर जिले में उसकी व्यवस्था होगी और एक नौजवान को, बेरोजगार को एक अपना काम शुरू करने के लिए उनको आर्थिक मदद दी जाएगी। एक चीज था। दूसरी चीज, अपने समापन के भाषण में उन्होंने कहा धारावी को लेकर के कि ये धारावी जो है ये स्किल कैपिटल है। Yes. और इसकी तुलना उन्होंने चीन से की, चीन के एक शहर से की और कहा कि धारावी के लोग उसका जवाब दे सकते हैं। तो रोजगार का जो एक फार्मूला उन्होंने दिया है युवाओं को, वो चाहे, और उसके साथ पेपर लीक का जो मामला उन्होंने उठाया उसके लिए भी उन्होंने एक व्यवस्था करने की बात की है। तो क्या ये सारी चीजें राहुल गांधी की जो उन्होंने कही पूरे न्याय यात्रा के दौरान, युवाओं का समर्थन भी मिला, बहुत से युवा उनके पास आए, रोते गिड़गिड़ाते हुए आए, यूट्यूब पर बहुत कुछ दिखाई भी दिया। लेकिन हम आपसे ये पूछना चाहते हैं, ये सारी चीजें जब इलेक्शन अब स्टार्ट हो गया है, अधिसूचना जारी हो चुकी है, इन चीजों को आम उस व्यक्ति तक जिसके लिए राहुल गांधी ने कहा है, उस व्यक्ति तक ये संदेश क्या आप लोग पहुंचा पाएंगे? बेसिकली आप जो कह रहे हैं कि संदेश पहुंचा पाएंगे, ये मैं थोड़ा इसको अलग नजरिए से देखता हूं और ये अलग है। हमको वापस वो संदेश पहुंचाना नहीं है। ये जो भी बातें राहुल गांधी ने कही है वो जनता से आई आवाजें हैं और जनता की ही वो बात है, तो ऑलरेडी जनता के मन में वो बात है और मुझे इसके लिए कोई प्रचार की वैसी बात करने की आवश्यकता नहीं है। चुनाव है तो चुनाव में प्रचार होंगे और हमारे वो वादे जनता के दिए सुझावों पे ही बने हैं। जो किसान चाहता है, जो युवा चाहता है, जो महिला चाहती है, जो श्रमिक चाहता है, वो 80% और 20% की ये लड़ाई है। इस वजह से आप एकदम ठीक बात कह रहे हैं कि जनता के बीच, जनता के फीडबैक से ही वो मुद्दे आए हैं जिनको कि राहुल गांधी ने गारंटी के रूप में पेश किया। राहुल गांधी ने एक गारंटी उन स्टेट्स के चुनाव में भी दी थी, चाहे वो राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो। वो उस गारंटी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गारंटी भारी पड़ी। नहीं, मैं ये नहीं मानता। चुनाव में हार जीत जो है वो जब मार्जिनल वोटों से हार जीत हो जाए तो उसको ये नहीं कहा जा सकता कि उनकी गारंटी भारी पड़ गई, इनकी कमजोर पड़ गई। मैं आपको इसका उदाहरण बताता हूं। हम तेलंगाना जीत गए, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान मिला के जो वोट मिला था हमको बीजेपी से 10 लाख वोट ज्यादा मिला था। इसका यह साफ संदेश है कि पब्लिक ने हमारी चीजों पे मुहर लगाई। इत्तेफाक है, वोटों के बंटवारे कुछ ऊपर नीचे, तो कुछ मार्जिनल सीटों से, लगभग 35 से 40 सीटें हम तीनों स्टेट में मार्जिनल वोटों से हारे हैं। तो इसका मतलब ये नहीं है कि जनता ने हमको नकारा। और एक प्रमाण और बताता हूं मैं कि राजस्थान चुनाव में जब भाजपा जीत गई तो करणपुर सीट का उसके बाद चुनाव हुआ और आचार संहिता का एक तरीके से उल्लंघन किया भाजपा ने और उस कैंडिडेट को पहले ही मंत्री बना दिया। लेकिन जनता ने क्या कहा कि हम तो गहलोत की उन गारंटियों के, राहुल गांधी के उन गारंटियों पे मुहर लगाए थे, भाजपा कैसे जीत गई। इस वजह से उस जनता ने एकजुट होकर उस मंत्री को 11,000 वोटों से हरा दिया। अब यही चीज मैं देखता हूं आगामी लोकसभा चुनाव में, क्योंकि जो ये छल और बिखराव देखने का प्रमाणित हो गया है तो जनता और कंसोलिडेट होगी और एकजुट होगी और इनको हराएगी। क्योंकि एक तरफ जहां मोदी जी गरीब को 5 किलो राशन देने की बात कर रहे हैं, वहीं राहुल गांधी गरीब के जीवन स्तर को उठाने की बात कर रहे हैं। एक तरफ मोदी जी कारपोरेट को वसूली कर रहे हैं, उसको हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट देते हैं और उससे हजारों करोड़ रुपए चंदा लेते हैं, गरीब आदमी को नहीं देते हैं। गरीब आदमी को मात्र 5 किलो राशन। ठीक बात आपने कहा कि ये जनता की आवाज है, जनता की गारंटी है, आप ये कहना चाह रहे हैं। बावजूद इसके अभी भी खासतौर पर बनारस और पूर्वांचल की जनता के बीच में अगर आप जाएंगे
तो बहुत बड़ी तादाद में ऐसे लोग हैं जिनको इन मुद्दों पर अभी भी विश्वास नहीं हो रहा है। उनको कैसे करेंगे? क्या आप उन बीजेपी कोई गारंटी लेकर के आती है या नरेंद्र मोदी किसी चीज को लेकर के आते हैं, कोई बात कहते हैं, तो पूरी पार्टी, पूरा एनडीए मिलकर के उसको कोशिश ये होती है कि जन जन तक पहुंचाया जाए। इंडिया और कांग्रेस इन गारंटियों को जन जन तक कैसे पहुंचाएगी? नहीं, देखिए, दो चीजें हैं। प्रधानमंत्री जी जो कहते हैं उसको जन जन तक पहुंचाने की आवश्यकता इसलिए है क्योंकि उन्होंने हवाई बातें की। अब उसमें सरकार, भाजपा, आरएसएस, मीडिया सब लग जाते हैं, लेकिन हमारे जो गारंटी है वो जनता से ही आई है। एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने जो भी कहा वो पूरा किया। ये जनमानस का संदेश है। इसलिए जनता, एक बार राहुल गांधी ने किसी मंच से घोषणा किया तो उसको तुरंत मान लेती है कि राहुल गांधी ने कहा है तो जरूर करेंगे। और प्रधानमंत्री जी की वो जो छवि थी 2014 में, वो एकदम धरातल में आ गई है कि ये व्यक्ति जो कहते हैं वो कभी नहीं करते हैं, क्योंकि उन्होंने कहा था कि लोगों को रोजगार देंगे, महंगाई कम करेंगे। प्रमाण है, 13 करोड़ लोग बेरोजगार हुए हैं इस 5 साल में, पिछले 5 साल में। ये सरकारी आंकड़ा है, हम नहीं कह रहे। महंगाई 400 का सिलेंडर 1200 पहुंच गया है। नारी पर अत्याचार, उनके विधायक, सांसद, मंत्री, उनके संगठन के लोग सब नारी पर अत्याचार कर रहे हैं, ये प्रमाणित बात है। तो इन सारी चीजों के लिए अब जनमानस आगाह हो गया है और वो इस बात को भी समझ गया है कि हमको अब एकजुट होना है अपने हक की लड़ाई के लिए। मतलब आपका ये कहना है कि इस बार विपक्ष की बजाय जनता खुद चुनाव लड़े। जी जी, बिल्कुल, इस बात को विपक्ष है। राजनीतिक रूप से हम चुनाव लड़ रहे हैं और हम उन्हीं के मुद्दों के लिए लड़ रहे हैं, लेकिन ये खुले तौर पे एक जनमानस में संदेश है कि तानाशाह और जनता के बीच की लड़ाई है, अमीर और गरीब के बीच की लड़ाई है, मेहनतकश गरीब और सुविधा भोगी अमीर के बीच की लड़ाई है। तो इस बात को समझिए कि एक 80% का जो जनमानस है वो एकजुट हो रहा है। मैं नहीं कहता कि 80% एकजुट होगा, लेकिन अगर वो 40-50% भी एकजुट हुआ तो 35% की भाजपा ढेर हो जाएगी, ध्वस्त हो जाएगी। हम लोग समय काफी हो चला है, इसलिए हम चलते चलते एक सवाल जो मौजूदा समय में पूरे देश में टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द कंट्री बना हुआ है, इलेक्टोरल बॉन्ड, जिसको लेकर के बार बार सुप्रीम कोर्ट को एक एक बिंदु पर सफाई देनी पड़ रही है। उनको ये कहना पड़ रहा है कि ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, जबकि पहले ही आदेश में सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया था कि हमको सारी जानकारी चाहिए। तो क्या इन चीजों को समझने में देश के सबसे बड़े बैंक का सबसे बड़ा अधिकारी इन चीजों को समझ नहीं पा रहा है? नहीं, देखिए, जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई, 2 बार लगाई। एक तरफ जो वो कह रहे थे कि हमको जून तक का समय चाहिए, जब फटकार लगी तो 24 घंटे पहले मिल गया, तुरंत वो मिल गया। दूसरी बार फिर उन्होंने कुछ ऐसा किया। इससे तो ये जनमानस में जो बात है वो ये है कि छिपा रहा है बैंक ये चीजें छिपाना चाहता है। अब वो कहा है कि एफिडेविट भी देंगे आप 21 को कि आपने कुछ छिपाया नहीं है और सारी डिटेल देंगे। तो एक तो बात ये हो गई। जनमानस में एक चर्चा है कि जो आदमी स्विस बैंक की फाइलों को पब्लिक करने वाला था वो स्टेट बैंक की फाइलों को छिपाने में लग गया है। दूसरी चीज, इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का किस्सा क्या है? 18-19 का जो लगभग 2500 करोड़ का मामला, वो स्टेट बैंक ने अभी भी नहीं दिया, वो छिपाया जा रहा है। उसमें सारा पैसा बीजेपी को ही गया। उसके बारे में 19 के पहले के बारे में तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि वो एक इंटरिम रिपोर्ट, इंटरिम ऑर्डर पहले जारी हो चुका है, तो हम 19 के बाद की ही बात करेंगे। नहीं, चलिए उस पे, लेकिन जब हम पब्लिक की बात करते हैं तो ये चर्चाएं हैं। दूसरी चीज, इस पूरे इलेक्टोरल बॉन्ड का सिस्टम देख लीजिए जो अभी तक छन के आया है। एक तरफ
उनके ऊपर ईडी सीबीआई की रेड होती है, वो इलेक्टोरल बॉन्ड लेते हैं। आखिर ईडी सीबीआई के डर से जो इलेक्टोरल बॉन्ड लेगा किसको देगा? विपक्ष को तो नहीं देगा। तो मतलब सरकार सरकारी मिशनरियों का दुरुपयोग करके सत्ताधारी दल को चंदा दिलवा रही है, हमारा वसूली हो गई। दूसरी, जिस व्यक्ति को जिसने 100 करोड़ रुपए दिया उसको हजारों करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट दे देती है। मतलब एक तरीके से घूस लेना और कॉन्ट्रैक्ट देना, चंदा लो धंधा दो। उसके बाद जिस कंपनी का इस मोदी सरकार ने वो शर्त हटाई थी कि आपके प्रॉफिट हो चाहे ना हो लेकिन आप चंदा दे सकते हैं, जबकि ये था कि पहले जितना प्रॉफिट है उसका 1% उससे ज्यादा आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन सरकार ने हटाया, तो ये अपने लाभ के लिए हटाया। तीसरा चीज जिसका इसी चीज में मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा कि कुछ कंपनियां ऐसी भी हैं जिनका सालाना मुनाफा उतना नहीं है, उसके कई गुना ज्यादा जाकर ही नहीं है। मुनाफा तो अपनी अलग चीज हो जाती है कि आपने कितना इन्वेस्ट किया, कितना खर्च आया, वो सब मुनाफा अलग चीज है, लेकिन टर्नओवर ही 40 करोड़ है और उसने दिया 1300 करोड़। तो ये बड़ा गेम है। और एक सवाल और मैं कह देता हूं आपको, अभी मामला चल रहा है, सीबीआई जांच कर रही, बार बार लालू जी को पूछती है, नौकरी के बदले जमीन वाला मामला, घूस वाला मामला। तो ये सहसा ही सवाल है कि जब नौकरी के बदले जमीन का एक आरोप लगा के आप लालू की जांच कर सकते हैं, तो इलेक्टोरल बॉन्ड के चंदे के बदले कॉन्ट्रैक्ट की जांच क्यों नहीं है? चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत सारी एक सीमित दायरे में रह करके कम समय में आपने बहुत सारी चीजें हमारे दर्शकों को बताई हैं, बहुत सारे मुद्दे आपने उठाए हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर अपने दर्शकों से ये कहना चाहेंगे, ये वादा करना चाहेंगे कि इस तरह के मुद्दों को लेकर के हम बार बार आपके सामने आते रहेंगे। आज इस चर्चा को यहीं विराम देते हैं। आप हमारे साथ लगातार बने रहें। हमारे वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक करें, शेयर करें, और अब तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।